आज हम कक्षा 12वीं के ये सारणिक के बारे में अध्ययन करेंगे। सारणिक में क्या होता है, सारणिक जिस प्रकार मैट्रिक्स बनता है तो मैट्रिक्स का जो सांख्यिक मान होगा सारणिक कहलाता है। जैसे यहाँ पर द्वितीय कोटि का कोई आव्यूह है, मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22। अब इसका यदि हम मान ज्ञात करें सारणिक मान, तो सारणिक मान ज्ञात करने के लिए सारणिक के मान को या तो इस प्रकार से या डेल ए के रूप में लिखा जाता है या फिर डेल के रूप में। इस तीनों रूप में किसी भी रूप में उसको व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका मान लिखेंगे तो सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए माड ए बराबर या सारणिक का मान, इसको खड़ी लकीर के रूप में रखते हैं बीच में A11, A12, A21, A23। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए इसका गुणा इससे A11 इंटू A22, फिर माइनस इसका गुणा इससे A21, A22। तो इसका पहले का इससे होगा, दूसरे का इससे, इसका जो भी मान आएगा सारणिक का मान कहा जाएगा। तृतीय कोटि के लिए क्या होता है, यहाँ पर तीन अवयव होंगे, 3 3 9 अवयव, मतलब 3 समीकरण को हल किया जाता है। A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33। ये क्या है, A11 का मतलब मैट्रिक्स में आप पढ़ चुके होंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। पहला जो इसका मान है वो पंक्ति को व्यक्त करता है, दूसरा मान स्तंभ को व्यक्त करता है। इसका यदि हमें सारणिक मान ज्ञात करना हो तो पहले इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। अब इसका सारणिक मान ज्ञात करने के लिए पहला जो, अगर इसको हम 6 प्रकार से इसका प्रसार किया जा सकता है, तीनों पंक्तियों में या तीनों स्तंभ के रूप में, किसी भी रूप में इसका मान ज्ञात करेंगे तो सभी का मान बराबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रथम पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार किया गया है, तो प्रथम पंक्ति का पहला अवयव है A11। A11 को अगर हम छोड़ दें, मतलब पहला पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दें, तो बचेगा A22, 23, 32 और 33। इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, यहाँ आ जाएगा माइनस A12 ये दूसरा पद है इसका। पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ दें तो ये 4 शेष बचेंगे हमारे पास। इसको हल करेंगे तो 21 इंटू A33 और 31 इंटू 23, ये इसका मान हो जाएगा। इसी प्रकार A13 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसको छोड़ दें तो हमारे पास ये बचेंगे। इसका मान क्या होगा, A21 A इंटू A32, A31 और 22। यहाँ पर यह माइनस क्यों आता है, माइनस इसलिए आता है जब इसका सखंड ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर जैसे पहला अवयव है A11, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यहाँ पर -1 की घात 1 + 1 ये लिखते हैं। अब 1 + 1 2 हो गया, -1 की घात 2 करेंगे धन हो जाएगा। A12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ है, तो यहाँ पर माइनस इसलिए आया कि -1 की घात 1 + 2 हो गया ये, तो 1 + 2 होगा 3 हो गया, इसलिए यहाँ पर मान इसका माइनस होगा। तो जिस प्रकार से हम एक पंक्ति के तहत किए उसी प्रकार दूसरे पंक्ति का ही विस्तार कर सकते हैं, तीसरे पंक्ति को लेकर कर सकते हैं, तीनों स्तंभों को लेकर कर सकते हैं। यहाँ इस प्रकार का इसमें 3 पंक्ति और तीनों स्तंभ से 6 प्रकार का इसका प्रसार किया जा सकता है। ये जो प्रसार कहलाता है यही इसका सारणिक का मान होता है। सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए जैसे सामान्य सारणिक अगर हम ज्ञात करें तो उसमें 2 सारणिक के रूप में द्वितीय कोटि का कोई सारणिक है तो उसका सीधा मान ज्ञात करने के लिए सीधा उसका मान ज्ञात कर ले। मान लो कोई सारणिक इस प्रकार से है 1 2 3, इसका मान ज्ञात करना है सारणिक मान, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, ये 2 माइनस 6 तो -4, इसका सारणिक का मान हो जाएगा -4। इसी प्रकार से इसमें 3 सारणिक का भी मान ज्ञात किया जा सकता है जो नियम बताया गया है। अब इसके सारणिक के कुछ गुण धर्म होते हैं। पहला यह है कि यदि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान वही रहता है। जैसे मान लो यहाँ पर ABC DEF GHI, ये एक सारणिक है। यहाँ पर अगर इन पंक्ति को स्तंभ में लिख दें और स्तंभ को पंक्ति में, जैसे ABC, तो यहाँ पर इसको अगर हम ऐसे लिखें ABC DEF GHI, तो सारणिक का मान बराबर होगा, दोनों के मान में कोई अंतर
नहीं आएगा। दूसरा है किन्हीं दो पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलने पर मान नहीं बदलता लेकिन चिन्ह उसका बदल जाता है। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से है, इसका जो मान आएगा, अगर इसको हम किसी दो पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदल दें, जैसे यहाँ पर मान लो DEF यहाँ रख दें, ABC यहाँ रख दें और GHI को वहीं रख दें, तो यहाँ पर इन दोनों को बदला गया है आपस में, तो इसका जो मान जो आता वो मान माइनस में आ जाएगा। मान वही आएगा लेकिन चिन्ह उसका बदल जाता है। इसका तीसरा गुणधर्म है, कोई दो पंक्ति या स्तंभ अगर बराबर हो तो उसका मान शून्य हो जाता है। जैसे मान लो 1 2 3 1 2 3 4 5 6। इस सारणिक का मान याद करना हो तो इसको बिना हल किए हम इसका प्रगुण से शून्य लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पंक्ति के मान आपस में बराबर है। किन्हीं पंक्ति या स्तंभ के किसी अचल संख्या का गुणा करने पर सारणिक के मान में उसका गुणा हो जाता है। अब मान लो कोई सारणिक है, उसमें किसी अधिक संख्या का गुणा कर दिया जाए तो सारणिक का मान भी उतना ही गुना हो सकता है। किसी पंक्ति या स्तंभ में गुणा कर दिया जाए, मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें अगर पहले पंक्ति में 2 का गुणा कर दिया जाए तो 2 का गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा 2 4 6 4 5 6 7 8 9। तो इसका जो मान आएगा वो इसके 2 गुना हो जाएगा। जो मान सारणिक का था उसका उतने को उसका मान में गुणा हो जाएगा। इस प्रकार से यदि किसी सारणिक को दो संख्याओं के योग के रूप में अगर व्यक्त किया गया हो तो उसको अलग अलग लिखा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं ABCDEF GHI। अगर इस सारणिक को ऐसा लिखा गया हो A + L B + M और C + N के रूप में, तो इसको हम दो अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ABCDEF GHI एक सारणिक हो गया, प्लस दूसरा जो शेष बचेंगे LMN DEF और GHI। इस प्रकार से दो सारणिकों के योग के रूप में उसको व्यक्त किया जा सकता है। इसी सारणिक यदि दो संख्याओं के योग के रूप में हो कोई पंक्ति या स्तंभ तो उसको बांट करके अलग अलग रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या का गुणा करके किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार से सारणिक के ये 5 गुणधर्म हैं। अब इसमें यह है कि अगर किसी संख्या का मान याद करना हो, मान लो -6 2 3m बराबर दिया हो 12, तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली में इस प्रकार के सवाल मिलेंगे। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको हल करेंगे तो इसका गुणा इससे -6m - 3 दूने 6 बराबर हो गया 12, तो ऋण 6m बराबर 12 धन 6, तो ऋण 6m बराबर हो गया 12 और 6 18, तो m बराबर कितना हो जाएगा 18 और 6, तो m का मान आ गया कितना ऋण 3। तो इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है और अज्ञात पद का मान याद किया जा सकता है। तो इसमें हम यह देखें कि सारणिक का विस्तार पंक्ति और स्तंभ दोनों के रूप में अलग अलग किया जा सकता है और उसके बाद उसका मान भी ज्ञात किया जा सकता है। अब आता है इसमें सारणिक में उप सारणिक और सहखंड। तो सारणिक का उप सारणिक और उसका सहखंड, यदि कोई सारणिक है तो उसका उप सारणिक किसे कहेंगे और सहखंड किसे कहेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक सारणिक इस प्रकार से है A11 A12 A21 और A22, ये द्वितीय कोटि का है। तो इसका उप सारणिक और सहखंड याद करने के लिए
इसका यदि हमें उप सारणी ज्ञात करना हो तो उप सारणी ज्ञात करने के लिए जैसे अवयव A11 का उप सारणी होगा, इस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दें तो ये जो बचा A22। इसी प्रकार 1-2 का निकालना हो, A12 का उप सारणी हो जाएगा, पहला पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ को छोड़ दें तो ये बचा A21। अवयव 21 का इसका उप सारणी कहलाएगा क्या, 21 मतलब दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दें तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने पर यह बचा A1। इसी प्रकार A22 का उप सारणी कहलाएगा, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दें तो A1। तो ये जो मान आता है ये इसका कहलाता है उप सारणी। अब इसका यदि हमें सहखंड ज्ञात करना हो तो सहखंड ज्ञात करने के लिए इस उप सारणी को m के रूप में व्यक्त कर सकते हो, जैसे M11 ये क्या कहलाएगा, M12, M21 और M22। M11 बराबर इतना, 12 बराबर इतना, जो माना। अब इसका सहखंड ज्ञात करने के लिए सहखंड में क्या होता है उसको चिन्हों के साथ लिखा जाता है। जैसे A11 का सहखंड ज्ञात करेंगे तो A11 का सहखंड ज्ञात करने के लिए अवयव A11 का सहखंड ज्ञात करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि A11 मतलब -1 की घात 1 + 1 और ये हो गया M1। तो यहाँ पर जो मान आएगा वही मान रहेगा, बस चिन्ह उसका बदलेगा। जैसे यहाँ पर यह हो जाएगा -1 की घात 1 + 1 मतलब -1 की घात 2 हो गया, तो ये धनात्मक हो गया, तो कुल मिला के इसका मान कितना हो गया M11। अब इस M11 आया तो इसका सहखंड M11, इस सहखंड को C11 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या B जो भी मान हो। तो यहाँ मान लीजिए ये C11 लिखे तो इसका मान आया M11 के बराबर। अब यदि हमें ज्ञात करना हो A12 का सहखंड, A12 का सहखंड ज्ञात करने के लिए -1 की घात 1 + 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा M12, इसका जो मान आया था वो। तो ये कुल मिला के ये हो जाएगा -2 और 1 3, तो ये हो जाएगा -M12, ये हो गया C12। तो A12 का सहखंड आया, C12 में व्यक्त करेंगे और इसका मान आ जाएगा -M12। इस प्रकार से हम चारों का सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। यह हुआ द्वितीय कोटि के लिए। अगर हमें तृतीय कोटि के सारणिकों का सहखंड और उप सारणी ज्ञात करना हो तो क्या करें। तृतीय कोटि का उप सारणिक और सहखंड ज्ञात करने के लिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पर सवाल ही देखो 1 2 4 5 6 3 2 1 3। ये सारणिक मान है। अब यदि हमें इसका पहले पंक्ति का सहखंड ज्ञात करना हो, उप सारणिक और सहखंड, तो पहले इसका उप सारणी ज्ञात करेंगे। तो उप सारणी ज्ञात करने के लिए जैसे ये वाला पहला वाला पद है A11 है, तो A11 अर्थात 1, तो 1 का उप सारणी क्या होगा A11 का उप सारणी। इसका यदि हमें उप सारणी ज्ञात करना हो तो ये क्या हो जाएगा M11 बराबर ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दिए तो यहाँ क्या बचा 6 3 1 3। तो ये 6 3 1 3 बचा, इसका मान हो गया 6 या 18 -3 बराबर 15। तो इसका उप सारणी क्या हो गया पहले अवयव के लिए। अगर इसी का सहखंड ज्ञात करना हो A11 का सहखंड ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम ये देखें
A11 है, अर्थात इसका मान -1 की घात 1 + 1, और ये जो मान आया है इसका उपसारण ये हो जाएगा प्लस चिन्ह, और 1 2 का मान कितना है 15, तो इसका सखंड भी हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि A21 इसका A11 हुआ, A12 पहला पंक्ति और दूसरे स्तंभ का उपसारणी ज्ञात करेंगे, तो इसका उपसारणी निकलाएगा M12, और यहाँ पर इसका मान ये 12 मतलब पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ बचा क्या 5 3 2 3, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देने पर 5 3 और 2 3 बचा। इसका मान कितना हो गया 5 या 15 ऋण 3 2 6, 15 में 6 जाए तो आ गया ये 9। अब यदि इसका हम सखंड देखें तो A12 का सखंड -1 का पावर 1 + 2 और M, ये M11 पहला पंक्ति पहला हो गया है, तो M11 होगा A11 का। अब यहाँ पर A12 का सखंड माइनस है 2 1 3, तो ये माइनस ही हो जाएगा, और M12, अब M12 का मान कितना आया 9 आया, तो इसको मिला के इसका मान हो जाएगा -9। इसी प्रकार से इसके पूरे 9 अवयवों का सखंड और उसका उपसारणी ज्ञात किया जा सकता है। तो कुल मिला के पहले उपसारणी ज्ञात करेंगे। उपसारणी में यदि चिन्ह धन या ऋण के रूप में होगा तो वह उसका सखंड बनेगा। तो उपसारणी निकालना और सखंड निकालना ये दोनों अनिवार्य है। अब इसका और अभ्यास करेंगे।